केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। मुझे देश की युवा शक्ति पर बहुत गर्व है। जो मेन ऑपरेटर हैं सिस्टम के, नरेंद्र मोदी जी, उनको हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स से अपोलोजाइज करना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी, हम सब ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री जी या सरकार को कहीं न कहीं ये कहना चाहिए कि हाँ, उनकी सरकार में गलतियां हुई हैं। गलती स्वीकार करने वाला व्यक्ति हमेशा बड़ा होता है, तो गलती तो स्वीकार करनी ही पड़ेगी। कोई 150 पेपर लीक हुए हैं। मैं अखिलेश जी से भी पूछना चाहता हूँ कि तेलंगाना, कर्नाटका, केरलम, हिमाचल और पंजाब में अनेकों पेपर लीक हुए हैं। अखिलेश जी, एक बार अपने ट्विटर हैंडल से ही सही या अपने मुख से ही सही, एक बार उनका इस्तीफा मांग के तो दिखाइए। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार नीट के सिस्टम को ठीक करेगी ताकि अगली साल अब से पेपर लीक होना बंद हो जाए इस देश के अंदर। पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। फार्मेसी का पेपर लीक, एडीओ का पेपर लीक, लीक लीक लीक। पंजाब को अरविंद केजरीवाल ने लीक का कैपिटल बनाया है। अगर अकाउंटेबिलिटी के स्टैंडर्ड्स हैं तो सिलेक्टिव नहीं हो सकते। और हमारी ये कोशिश होगी कि 2029 का जब चुनाव होगा तो कोई 80 साल का शख्स भारत का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, बल्कि कोई 45-40 साल का नौजवान इस मुल्क का वजीर आजम बनेगा। ये तो बच्चों के कंधे पे रख के अपनी राजनीति चमका रहे थे। खुद सत्ता की भलाई चाहते हैं और जनता की और बच्चों की भलाई नहीं चाहते हैं। ऐसे में अब ये इनका जो है, जो स्टेटमेंट है वो रेलेवेंस उसकी ख़त्म हो गई। इसलिए सड़क का संग्राम खत्म हो गया। क्या अब संसद का घमासान भी थम जाएगा? पेपर लीक को लेकर छात्रों के समर्थन में जिस विपक्ष ने बीते सप्ताह बिल्कुल भी संसद नहीं चलने दी, क्या वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सुचारू हो सकेगी? क्योंकि सोमवार को संसद में पेपर लीक से जुड़ा संशोधन विधेयक पेश किया जा सकता है, जिसे हाल ही में नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। विपक्ष चाहकर भी इसमें बाधा नहीं डाल सकता, लेकिन सवाल नियत का है, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन खत्म करने के ऐलान के साथ ही कांग्रेस ने अगली रणनीति बनानी शुरू कर दी है। और जिस तरह के तेवर राहुल गांधी दिखा रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि छात्रों के आंदोलन को सियासी तौर पर भुनाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। The first thing is that we hold Mr. Amit Shah directly responsible for the violence that has taken place against our students. He authorized the shooting of our students. He authorized the use of lethal weapons, pellet guns on our students. So that for us is a fundamental issue. We will not accept our own forces shooting the future of India. So that is going to be a major issue in Parliament. Of course, the students, as I said, have also got the demand of an apology from the Prime Minister.
दिल्ली पुलिस के जरिए गृह मंत्री अमित शाह पर डायरेक्ट निशाना और फिर चिट्ठी के जरिए सवाल। राहुल गांधी ने क्लियर कट इशारा दे दिया है कि जंतर मंतर को इतनी आसानी से शांत नहीं होने देंगे। वजह वो खुद अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि मोदी सरकार के बीते 12 सालों में उन्हें कभी इस तरह फ्रंट फुट पर आने का मौका नहीं मिल सका। अब छात्रों के आंदोलन ने राह दिखाई तो उसे नेक्स्ट लेवल पर ले जाने में जुट गए हैं। कांग्रेस की पलटन इसी लाइन को लकीर मानकर अकाउंटेबिलिटी वाला राग अलाप रही है। जंतर मंतर पर 20 जुलाई को डंडा चलाने वाले सादी वर्दी में कौन थे? किसने उन्हें छात्रों को पीटने का आदेश दिया? जैसे कई बातें तीर की तरह उछाली जा रही हैं। हम तो हमेशा से चर्चा की मांग करते रहे, नीट पे चर्चा हो, एक सार्थक बहस हो, लेकिन सार्थक बहस के पहले जो कार्रवाई, जो जिसे कहा जाए जो गंदगियां हैं जैसा साफ की जाती है ना, कि अगर कोई भी चीज तो वो साफ होनी चाहिए, वो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और ये स्पष्टता नजर आनी चाहिए। क्या पीएम देश से माफी मांगेंगे? उन युवाओं से माफी मांगेंगे? क्या अमित शाह जी उनसे माफी मांगेंगे? कौन इसके लिए जिम्मेवार है? जो पिलेट्स गन वगैरह चले, जिनकी आंख चले गई, बर्बरतापूर्ण कार्रवाई, लाठी चार्ज हुए, हमारी बेटियों पे जिस प्रकार अत्याचार किए गए, जो हमारे शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो इन चीजों के बारे पहले सरकार जवाब दे। पैलेट गन चला, इसका जिम्मेवार कौन है? बच्चों के ऊपर में लाठी बरसाया, इसका जिम्मेवार कौन है? कौन आदेश दिया पुलिस को? देखिए, पुलिस तो आदेश पे चलता है ना, पुलिस को आदेश मिलेगा, पुलिस मारेगा लाठी। अब ये पता करना है कि कौन आदेश दिया इस प्रकार का हिटलर शाही जैसा कि जाओ और बच्चे को मारो। हमारे बच्चे थे ना, हमारे फ्यूचर थे, और आपने लाठी बरसाया, तो इसका जिम्मा तो अमित शाह को लेना होगा। आप भाग नहीं सकते, जिम्मेवारी से भाग तो सकते नहीं आप। तो हमारे नायक राहुल गांधी जी ने जो लेटर लिखा है उसका जवाब इन लोगों को देना चाहिए। तो क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बहाने राहुल गांधी अपनी उन हसरतों को मुकाम तक पहुंचाने के लिए कमर कसकर तैयार हैं, जिसका जिक्र वो पहले कई बार फॉरेन ट्रिप पर जॉर्ज सोरोस गैंग के बीच कर चुके हैं? और इसकी पूरी तस्वीर सोमवार से संसद में दिखाई देगी, या कोई और नया प्लान बनाया जा रहा है? छात्रों पे लाठी चलाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार सुबह विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है। इस मीटिंग में तय किया जाएगा कि केंद्र सरकार को किन किन मुद्दों पर घेरा जाए। कयास यही है कि राहुल गांधी अलग अलग नैरेटिव के साथ यही बात रखने वाले हैं कि विपक्ष को मिली ताकत यूं ही ना निकल जाए। इसलिए दोनों सदनों में जोरदार हंगामे के चांस हैं, मगर मोदी सरकार छात्रों से किए गए वादे के बाद किसी भी तरह की बहस या तकरार में उलझने के बजाय विधेयक को पेश करने पर फोकस करेगी, जिसमें पेपर लीक करने वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन टॉप प्रायोरिटी है। संसदीय मंत्री जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा। पहली मांग, जिन लोगों ने स्टूडेंट्स पर आक्रमण किया, अटैक किया, मारा, इम्प्लीमेंटर्स एंड ऑर्गेनाइजर्स, दोनों पर कार्रवाई होनी चाहिए और विजिबल कार्रवाई होनी चाहिए। स्टूडेंट्स को दिखना चाहिए कि ये लोग इस कारण पनिश हुए हैं। और दूसरी बात, जो मेन ऑपरेटर हैं सिस्टम के, नरेंद्र मोदी जी, उनको हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स से अपोलोजाइज करना चाहिए। राहुल गांधी के लिए मोदी और शाह से माफी जरूरी है, या फिर वो वाकई छात्रों के भविष्य के लिए सीरियस हैं? वरना याद कीजिए,
जब युवाओं की भीड़ चलो संसद की नारेबाजी कर रही थी, तब राहुल गांधी पीएम आवास की तरफ कूच कर रहे थे। जब कॉकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर पर सरकार से अपनी मांगों को लेकर बातचीत कर रही थी, उस वक्त राहुल गांधी पैलेट गन से पीड़ित छात्र को लेकर सामने आए और ये दिखाने की कोशिश की कि असल में मुद्दा उन्हीं का है। अगर ऐसा नहीं होता तो कॉकरोच जनता पार्टी के साथ कांग्रेस एक मंच पर क्यों नहीं आई? अब राहुल जी से सवाल है कि धर्मेंद्र जी ने तो अकाउंटेबिलिटी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। तेलंगाना, कर्नाटका, हिमाचल और आम आदमी पार्टी रूल पंजाब में भी पेपर लीक हुए 15-15। उस पर आप इस्तीफा कब मांगेंगे? उस पर आप इस्तीफा कब लेंगे? तो राहुल के सिद्धांत और हाथी के दांत खाने के अलग, दिखाने के अलग। मेरा विनम्र आग्रह है राहुल जी से कि आप वो पार्लियामेंट आइए, पार्लियामेंट में चर्चा करने की आप हिम्मत दिखाइए, भागिए मत। जितना भी इधर उधर जाएं, ये तो बच्चों के कंधे पे रख के अपनी राजनीति चमका रहे थे। खुद सत्ता की मलाई चाहते हैं और जनता की और बच्चों की भलाई नहीं चाहते हैं। ऐसे में अब ये इनका जो स्टेटमेंट है वो रेलेवेंस उसकी ख़त्म हो गई, इसलिए कि जो कंधा इस्तेमाल करे थे वो कंधा अब इनके लिए है ही नहीं। वो कंधा जानता था कि इसको राजनीतिक फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहती है पॉलिटिकल पार्टी। इसलिए वांगचुक साहब ने भी और साथ में जो छात्र के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने भी सोच समझ के सही फैसला लिया और उसी तरह से आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी बहुत सही फैसला लिया। नरेंद्र मोदी की प्राथमिकताओं से बहुत पीछे है विपक्ष की राजनीति की राह, जो फेक नैरेटिव से होते हुए असफल प्रयासों और तथ्यहीन आरोपों के बाद डिमांड्स तक पहुंच गई है। शायद इसलिए एकजुटता का दिखावा उनके लिए फिलवक्त में बड़ी मजबूरी भी है, क्योंकि विपक्ष में बिखराव है, आपसी तालमेल की कमी है, फूट और बगावत है, सही मुद्दों का अकाल है। एक मंच पर होकर भी लय और ताल में भटकाव है। तभी तो कांग्रेस और टीएमसी जब अमित शाह से जवाब मांग रहे थे, तब समाजवादी पार्टी के अयोध्यावासी सांसद अवधेश प्रसाद राम मंदिर में दान चोरी के मुद्दे को सोमवार के दिन सदन में इस उम्मीद के साथ उठाने की सोच रहे हैं, क्योंकि उनके लिए 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव ज्यादा मायने रखता है। दिल्ली में राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ थे, मगर लखनऊ में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की कलह कथा का एपिसोड अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या इसीलिए सोमवार को होने वाली संसद के लिए अलग अलग रणनीति है, या फिर समाजवादी पार्टी जान चुकी है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ नरेंद्र मोदी सरकार ने उस मुद्दे को विपक्ष के हाथ से छीन लिया है जिसमें उसे संजीवनी नजर आ रही थी। तभी तो क्रेडिट लेने की होड़ इस तरह मची है कि पोस्टर पर अपने अपने नेताओं की तस्वीर है। कांग्रेसी पोस्टर पर जहां राहुल गांधी के बड़े कटअवेज को लगाया गया है, तो समाजवादियों ने सोनम वांगचुक के साथ अखिलेश यादव और डिंपल यादव को जगह दी है। यानी दिल्ली में एकता और एकजुटता का जो मैसेज दिया जा रहा है वो लखनऊ आते आते बंट गया है। अब जब प्रोटेस्ट को कामयाबी मिल गई, उसके बाद समाजवादी पार्टी को धन्यवाद स्वरूप कुछ पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें समाजवादी हुंकार नहीं सहेंगे अत्याचार, जिसमें डिंपल यादव एक पुलिस अधिकारी, महिला पुलिस अधिकारी से बतियाती हुई नजर आ रही हैं। और छात्रों के साथ जैसे समाजवादी पार्टी खड़ी रही तो एक धन्यवाद जरूर बनता है। और वही यहाँ पर देखने को मिल रहा है विशेष आभार। देश के सभी युवा छात्र छात्राओं के प्रति विशेष आभार का पोस्टर ये हुल्लू राम सुंदर है, उन्होंने लगवाया है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, जिसमें लिखा है कि आंदोलन की सफलता में अपना अमूल्य योगदान देने वाले देश के सभी युवा छात्र छात्राओं का समाजवादी पार्टी की ओर से हार्दिक धन्यवाद और विशेष आभार। मतलब छात्रों का समाजवादी पार्टी धन्यवाद ज्ञापित कर रही है। ये पोस्टर यहाँ पर भी है जिसमें डिंपल यादव छात्र के पास जो जब वो बेहोश हो गया था प्रोटेस्ट के दौरान, उस वक्त जो मदद डिंपल यादव ने की थी उसका पोस्टर यहाँ पर नजर आ रहा है। जूस पिलाते हुए डिंपल यादव नजर आ रही है। सोनम वांगचुक का भी आभार किया गया है। सवाल सिर्फ पेपर लीक भर का नहीं, सियासी गाड़ी को आगे चलाने का है। इसलिए अखिलेश यादव इसमें यूपी का एंगल निकाल कर ले आए। हालांकि उन्हें जवाब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से मिला। ये अगर आपको याद हो, हम लोगों ने परीक्षा की ऑडिट की थी और कहा था कि 20 पेपर लीक हुए थे यूपी में। अगर देश में 150 से ज्यादा पेपर लीक हुए तो यूपी में 20 पेपर लीक हुए थे और सरकार ने जानबूझकर के पेपर लीक कराए थे, क्योंकि पेपर लीक इसलिए कराए कि नौकरी न देने पड़े, और जब आप नौकरी देंगे तो आपको आरक्षण देना पड़ेगा। तो आरक्षण की लूट का भी हम लोगों ने एक बाकायदा ऑडिट किया था और देखिए 69,000 के बच्चे कितने दिनों से संघर्ष कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि किसी का छीनो मत, लेकिन हक तो नहीं मारो।
हम कह रहे हैं हम किसी का छीन नहीं रहे, लेकिन हक तो मिले हमें। अब सोमवार को देश की संसद में यह बिल आने वाला है, मान करके चलिए माफिया मिट्टी में मिलेंगे, कोई रोक नहीं सकता माफिया को मिट्टी में मिलने से। ये नकल माफिया ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की विरासत है, इन्होंने पाला हुआ था, इन्हें यही लोग पालते थे, और आज कैसे फिर सामने आकर के अपना चेहरा दिखा रहे हैं। जिस महाराष्ट्र में विरोधी खेमे के कई सांसदों को तोड़कर एनडीए में शामिल करा लिया, वहां भी विपक्षी एकता का तराना हवा हवाई हो गया। मुंबई के शिवाजी पार्क की इस तस्वीर को देखिए, जिसमें शिवसेना यूबीटी के उद्धव ठाकरे हैं और एमएनएस के राज ठाकरे। उनके साथ मंच पर आदित्य ठाकरे, संजय राउत और उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत हैं, मगर इस सीन में कोई भी कांग्रेसी नेता नहीं दिखा। क्या क्रेडिट की खातिर इस तिरंगा मार्च में कांग्रेसियों को बुलाना ठीक नहीं समझा गया, या फिर वजह कुछ और है? ये बात भी दिगर है कि विपक्षी खेमे के शरद पवार की जुबान पर इन दिनों राहुल गांधी से ज्यादा नरेंद्र मोदी का जिक्र है, जो खुद ये कह चुके हैं कि उन्होंने पर्सनली मोदी से मुलाकात की थी। तो आज तक क्या होता था, लोगों की एकजुट नहीं होते थे, लेकिन विद्यार्थियों के ऊपर जो अन्याय हुआ उसके कारण विद्यार्थी और युवाओं की जो एकजुट हुए, भारत मतलब जो ग्रामीण एरिया के लोग हैं, बच्चे हैं, और इंडिया जो शहर के लोग हैं, वो इकट्ठा होके एक हिंदुस्तानी बनके, इंडियन बनके वहां पे जो लड़ा उसको जो सक्सेस मिला, उसके कारण अगर हम इकट्ठा आएंगे, एकजुट होगी, तो हम जीत सकते हैं। विपक्ष के क्रेडिट लेने की राजनीति पर बीजेपी की तरफ से कोई तंज नहीं कसा गया। कोई ऐसा बयान नहीं आया जिसमें विरोधियों को बोलने का मौका मिले, क्योंकि मोदी जानते हैं कि उनके लिए कई ऐसे अवसर आने वाले हैं जहां एंटी गैंग नदारद दिखेगा। अंदाजा इसी से लगा सकते हैं, जब संडे की छुट्टी के दिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव ग्राउंड से गायब थे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए युवाओं के बीच थे। विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत पीएम मोदी ने देश के 400 युवाओं के साथ सीधा संवाद किया और उनके हर फील्ड में लगाए जा रहे एफर्ट्स की तारीफ की। जब देश का युवा जमीन से जुड़ता है तो वो विकसित भारत के विजन को और व्यापक बनाता है। ये युवा मन में देश के लिए जीने, देश के लिए कुछ करने के संकल्प को और मजबूती देता है। मोदी की यही साफ गोई उन्हें विरोधियों से अलग बनाती है। कहते भी हैं, हालात जब मुश्किल हो तब मोदी का दिमाग बहुत तेज चलता है। उनका होमवर्क इतना सॉलिड होता है कि पब्लिक का मूड बाकियों की तुलना में बहुत पहले और बेहतर तरीके से समझते हैं। वरना जिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की डिमांड एंटी मोदी खेमा बीते कई महीनों से कर रहा था, वो जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के बाद ही क्यों हुआ? दरअसल सरकार को खुफिया सूत्रों ने रिपोर्ट दी थी, जिसमें बताया गया कुछ असामाजिक और राष्ट्र विरोधी तत्व आंदोलन का फायदा उठाने की कोशिश में हैं और वो छात्रों के चलो संसद मार्च के दौरान माहौल बिगाड़ सकते हैं। जंतर मंतर के आसपास ऐसे करीब 400 लोगों की पहचान भी की गई है। कई देश विरोधी सोशल मीडिया अकाउंट्स भी एक्टिव होने के ठोस सबूत मिले। ऐसे में पहले से ही पुलिस कार्रवाई में छात्रों के घायल होने और पुलिस पर हमले की तस्वीरों ने टेंशन बढ़ा रखी थी। ऐसे में निष्कर्ष निकाला गया कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यही समाधान है। इसी के बाद शनिवार दोपहर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ और उसी रात प्रहलाद जोशी को अतिरिक्त प्रभार के रूप में नया शिक्षा मंत्री बना दिया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा विश्वास रख के मुझे ये जिम्मेदारी सौंपा है। मैं कल कर्नाटक में था, रात को इधर पहुंच के मैं आज सुबह इधर आके चार्ज लिया हूँ, कार्यभार संभाला हूँ। पूरा डिटेल से जो भी इधर अभी हमको देखना है, निर्णय लेना है, इस सब के बारे में इंफॉर्मेशन लेने का और पूरा मिनिस्ट्री समझने का कोशिश मैंने किया हूँ।
बेशक एनडीए सरकार में इस्तीफे की रवायत नहीं थी, जिसे पेपर लीक से उपजे छात्रों के गुस्से ने बदल दिया, मगर बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कई बार कुर्बानियां देनी पड़ती हैं और इस बार मोदी सरकार ने यही दांव चला है। असल में मॉनसून सेशन 13 अगस्त तक चलना है और इस दौरान कई अहम विधेयक लाए जाने की उम्मीद है, जिनमें आयकर विधेयक है, वंदे मातरम विधेयक, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाला विधेयक, जन्म और मृत्यु पंजीकरण विधेयक और एमएसएमई विकास से जुड़ा विधेयक है। इसके अलावा पुराने और लंबित विधेयक, विदेशी योगदान नियमन संशोधन विधेयक और विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक भी सूचीबद्ध किया गया है। हालांकि सूत्रों की माने तो परिसीमन बिल को इसी सेशन में लाया जा सकता है, जिसके लिए जरूरी 2/3 बहुमत होने का इंतजार किया जा रहा है। मोदी सरकार के लिए यह बिल बेहद महत्वपूर्ण है। इसे अप्रैल में महिला आरक्षण बिल के साथ जोड़कर पास कराने की कोशिश की गई थी, जो विफल रही। मगर सूत्रों के मुताबिक सरकार ये पूरी तरह सुनिश्चित कर लेना चाहती है कि इस बार पहले जैसे नतीजे ना रहे। इसलिए डीलिमिटेशन बिल को लेकर ऐसे कोई संकेत नहीं दिए जा रहे जो टकराव की सूरत पैदा करें। फिलहाल विपक्ष को इसी मुद्दे में बनाए रखकर अगली स्ट्रेटजी की तैयारी की जा रही है। ओवैसी को 2029 की फिक्र है। मोदी की उम्र से ज्यादा उनके संकल्पों से घबराहट है, मगर संसद में नए बिल पर वो किस तरफ बैठेंगे, इसका जवाब नहीं। यही हाल लगभग समूचे विपक्ष का है। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भी नए नए नैरेटिव सामने लाए जा रहे हैं। देश ने उनका इस्तीफा छीन कर लिया, देश के नौजवानों ने, यूथ ने उनका इस्तीफा छीन कर लिया और अब ये शुरुआत है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। देखिए, एक धर्मेंद्र प्रधान गया, दूसरा धर्मेंद्र प्रधान आ गया। हम तो आरएसएस के इन्वॉल्वमेंट के खिलाफ हैं कि आरएसएस ने पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था को, शिक्षा प्रणाली को तबाह कर दिया। तो एक आरएसएस का गया, दूसरा आरएसएस आ गया, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? हमारी लड़ाई आखिर तक जारी रहेगी। देश की शिक्षा को और सिस्टम को सबसे ज्यादा बर्बाद करने वाली राष्ट्रीय सेवक संघ है। आरएसएस का अपना एजेंडा है और वो अपने एजेंडे को इम्प्लीमेंट कर रही है। आरएसएस के आदमी को ही उन्होंने मिनिस्टर बनाया है। ये शिक्षा के अंदर कोई सुधार नहीं करेंगे, शिक्षा को और तबाह बर्बाद करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास कॉम्पिटेंट लोगों की कमी है। धर्मेंद्र प्रधान जब एजुकेशन मिनिस्टर थे तब कांग्रेस को उनसे तकलीफ थी, मगर जब रिजाइन हो गया तो अब आरएसएस से दिक्कतों का दरिया सुना रहे हैं। यही प्रोपेगेंडा राहुल गांधी कई मंचों से रिपीट करते आए हैं। बहुत बड़ा मुद्दा है आरएसएस का जो कैप्चर है हिंदुस्तान के सिस्टम पर, एजुकेशन सिस्टम पर। अगर मोदी जी की गलती है तो उतनी ही गलती आरएसएस की है, क्योंकि दीमक का काम आरएसएस ने किया है। हमारे एजुकेशन सिस्टम को अंदर से खोखला कर दिया है। जो नॉलेज होती है उस पर इन्होंने आक्रमण किया है। तो गहरे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। मुझे नहीं लगता है कि ये ले सकते हैं। राहुल को शंकाओं का समाधान मिले न मिले, मगर नरेंद्र मोदी ने युवाओं को बहुत हद तक निश्चिंत कर दिया है। परीक्षा सुधार के लिए जो हाई पावर टास्क फोर्स बनाई, उसमें इन्फोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकणी हैं, इसरो के पूर्व अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं, आईबी के पूर्व डायरेक्टर तपन डेका और आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर वी कामकोटी को जगह दी है। शिक्षा मंत्रालय के पूर्व सचिव अनीता करवाल और लॉजिस्टिक एक्सपर्ट अमृतलाल मीणा को भी पार्ट बनाया है। हालांकि इसके बाद भी सरकार को लगता है कि सदन में विपक्ष से संजीदगी और गंभीरता की आस बेमानी है। पेपर लीक के कानून को और इतना सख्त बनाया जाएगा ताकि ऐसा कोई अपराध, और ये अक्षम्य अपराधों में से है, ऐसा कोई अपराध करने से पहले कम से कम 100 बार सोचे। और उसी सोच के साथ पिछली कैबिनेट में इसको पारित किया गया और ये विश्वास दिलाया गया था कि अगले हफ्ते सत्र के दौरान इसको भारत की संसद में भी लाया जाएगा।
पेपर लीक पर नया कानून सरकार के लिए जितना बड़ा इम्तिहान है, उतना ही तगड़ा लिटमस टेस्ट विपक्ष की रणनीति का है। छात्रों के लिहाज से सोमवार का दिन बहुत मायने रखता है, लेकिन सही मायने में संसद के अगले 18 दिन ये तय कर देंगे कि भविष्य में सियासी तौर पर किसकी भूमिका बड़ी होगी, मोदी की या फिर विपक्ष की। फिलहाल सवाल बहुतेरे हैं, जिसमें शुचिता की उम्मीद सबसे है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और चलिए अब पाठशाला की एक्स्ट्रा क्लास, जिसमें पाकिस्तान के पैनिक मोड का चैप्टर आपके सामने खोलूंगा, जहां पाकिस्तान का फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर मातम मना रहा है क्योंकि बलूचिस्तान में भड़के बगावत के बारूद से हर रोज धमाके हो रहे हैं। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी का तांडव जारी है। पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत में भी हुकूमत और फौज पर सवालों की बौछार हो रही है। जिस बलूचिस्तान को आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की डेस्टिनी और उसके माथे का झूमर बताया था, आज उसी बलूचिस्तान में बीएलए के हमले से पाकिस्तानी फौज जान बचाकर भागती नजर आ रही है। अपनी फौज के पांव तले जमीन खिसकती देख मुनीर ने एक बार फिर डींगे हाँकना शुरू कर दिया। कह रहे हैं पाकिस्तानी फौज को अनस्टेबल करने की कोशिश कर रहे विदेश समर्थित प्रॉक्सी को जरूर हरा देंगे हम। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के ही नेता और मौलाना ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के अख्तियार से अब निकल चुका है। खैबर पख्तूनख्वा ने हुकूमत का नामो निशान मिटा दिया है, लेकिन अपनी नाकामी छुपाने के लिए मुल्ला मुनीर से लेकर शहबाज शरीफ हर बार की तरह इन हमलों का ठीकरा भारत पर फोड़ रहे हैं। देखिए चौतरफा मार से चक्कर घिन्नी बने पाकिस्तान की ये स्पेशल रिपोर्ट। पाकिस्तान का फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर एक बार फिर पैनिक मोड में है और रावलपिंडी के जीएचक्यू में इस वक्त खौफ का साया है। आलम यह है कि पाकिस्तानी फौज के जवान अब मैदान छोड़कर भागने पर मजबूर हैं। सिर्फ बलूचिस्तान ही नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा और पश्तून इलाकों में भी बगावत का ऐसा बारूदी बवंडर उठा है कि मुनीर की बुज़दिल फौज के पांव उखड़ चुके हैं। एक तरफ टीटीपी का तांडव है, दूसरी तरफ बीएलए के ताबड़तोड़ अटैक और बीच में फंसी पाकिस्तान की फौज। खैबर पख्तूनख्वा में इससे पहले 24 जुलाई को टांग इलाके में ही आत्मघाती हमलावर और बंदूकधारियों ने पाक फौज के एक चेक पोस्ट पर हमला कर दिया था, जिसमें 16 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई। इनमें 13 फौजी, 2 पुलिसकर्मी और 1 फॉरेस्ट कर्मचारी शामिल था। पाकिस्तानी सेना ने इस हमले के लिए टीटीपी को जिम्मेदार बताया, लेकिन पाक फौज के ठिकानों पर हो रहे हमलों ने मुल्ला मुनीर के सारे दावों की हवा निकाल दी है। एक तरफ टीटीपी जैसे आतंकी संगठन मुनीर की फौज को लगातार औकात दिखा रहे हैं, तो दूसरी तरफ बलोच विद्रोही ऐसा कहर बरपा रहे कि मुनीर बिलबिला उठा। गुरुवार को आसिम मुनीर ने डींगे हाँकते हुए कहा था, विदेश समर्थित प्रॉक्सी बलूचिस्तान में हिंसा और अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सशस्त्र बल उनके मंसूबे नाकाम करेंगे। आतंकवाद और उसके समर्थकों के खात्मे तक अभियान जारी रहेगा और बलूचिस्तान में अस्थायी शांति कायम की जाएगी। पाकिस्तान की फौज बलूचिस्तान में ऑपरेशन अल अज़्म शुरू कर चुकी है, लेकिन बलूचिस्तान में बगावत का नेटवर्क खत्म होने के बजाय नए इलाकों तक पहुंचने की खबरें सामने आ रही हैं और पाकिस्तान के कई पत्रकार तो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अब वहां के हालात पाकिस्तान के कंट्रोल से बाहर जा चुके हैं। बलूचों के लगातार हमलों ने चीनी कंपनियों में भी डर भर दिया है। एक चीनी कंपनी तो मुनीर और शहबाज को चेतावनी भी दे चुकी है कि अगर जुलाई के अंत तक बलूचिस्तान में बढ़ते आतंकी हमलों को नहीं रोका गया तो वो अपना कारोबार समेट लेगी। ऐसे में पाकिस्तान में चर्चा हो रही है कि क्या बलूचिस्तान चीन पाकिस्तान का आयरन ब्रदरहुड तोड़ देगा। साफ है कि बलूचिस्तान आसिम मुनीर के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुका है। वही बलूचिस्तान जिसे मुनीर पाकिस्तान का डेस्टिनी बता चुका है, जिसे पाकिस्तान के माथे का झूमर बता चुका है। लेकिन मुनीर के इस झूमर के नीचे बगावत की आग धधक रही है और बलूचिस्तान का विद्रोही संगठन बीएलए मुनीर की सत्ता को खुलेआम चुनौती दे रहा है। पाकिस्तान से आजादी की मांग को लेकर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने बीते कुछ हफ्तों में पाकिस्तानी सेना पर हमले बेहद तेज कर दिए हैं। जुलाई के पहले 2 हफ्तों में कुल 48 हमले कर 40 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाया गया। 5 जुलाई को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने बलूचिस्तान के ज़ियारत जिले में मंगी बांध की सुरक्षा कर रहे 9 पुलिसकर्मियों को मार दिया था।
8 जुलाई को बीएलए ने पाक फौज की गाड़ी पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें 11 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। इसी बीच बीएलए के लड़ाकों ने मस्तुंग जिले में पाकिस्तानी सेना के काफिले को बम से उड़ा दिया, जिसमें करीब 45 जवानों की मौत हो गई थी। मस्तुंग में ही 23 जुलाई को एक जिला जज और उनके सुरक्षा कर्मियों की हत्या कर दी गई। मस्तुंग की इस घटना के साथ ही सवाल ये भी है कि आखिर बलूचिस्तान में पाकिस्तान की हुकूमत कब तक टिक पाएगी, क्योंकि वहां हालात ऐसे हो चले हैं कि बलूच लिबरेशन आर्मी के हमलों के आगे पाकिस्तानी फौज जान बचाकर भागती नजर आ रही है। और इसकी बौखलाहट आसिम मुनीर से लेकर शहबाज शरीफ के बयानों में साफ देखी जा सकती है, जो हर बार की तरह हमलों का बेबुनियाद इल्जाम भारत और अफगानिस्तान पर मर रहे हैं और अपनी नाकामी छिपाने के लिए गीदड़ भभकियां भी दे रहे हैं। मुनीर की गीदड़ भभकियां और शहबाज का रोना देखा आपने, लेकिन अब मियां मुनीर से सवाल पूछे जा रहे हैं कि बयान तो बहुत हो गए, जमीन पर हालात कब बदलेंगे? कब तक तुम्हारी फौज जान बचाने के लिए उल्टे पांव भागेगी? फिलहाल बलोच सरजमी पर पाक फौज के काफिले सहमे हुए चल रहे हैं। बगावत के इस शोले ने मुनीर की बुज़दिल फौज को दहशत से भर दिया है और आलम यह है कि बलूचिस्तान में तैनात अधिकारी डर के मारे इस्लामाबाद फरार हो चुके हैं। अगर फौज के भीतर ही कमांड और भरोसे पर सवाल उठने लगे, अगर अधिकारी उन इलाकों में रहने से कतराने लगे जहां उनकी तैनाती हो, तो सवाल सिर्फ सुरक्षा का नहीं, पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता का बन जाता है। इसलिए तो बार बार पाकिस्तान के अंदर से ही सवाल उठ रहे हैं कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान की हुकूमत कहां है, अफसर कहां हैं और सबसे बड़ा सवाल मुनीर की फौज कहां है। जब इन सवालों के जवाब न मुनीर से मिले और न ही शहबाज शरीफ से, तो हुकूमत की भोपू मीडिया एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा वाले हथियार लेकर मैदान में उतर गई। पाकिस्तान में भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा पर वहां के नेता सवाल उठा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान मुनीर और उसकी फौज पर तीखे हमले कर सीधे मुनीर से पूछ रहे हैं, जब पाकिस्तान की सेना 1971 में सरेंडर कर रही थी, तब भारत को क्या संदेश जा रहा था? मौलाना फजलुर रहमान ने मुल्ला मुनीर को आईना दिखाते हुए शर्म करने की नसीहत दे डाली कि जिस बलूचिस्तान को मुल्ला मुनीर पाकिस्तान की ताकत और डेस्टिनी बताता है, वहीं अब पाकिस्तान की सत्ता और सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा सवाल कैसे बन गया। अब तो बलूच नेताओं ने तो पाकिस्तान से आजादी का ऐलान करते हुए अपने देश का नाम रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान रख दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान में ये कमेंट्री चल रही है कि क्या पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने वाले हैं। बलूचिस्तान के मुक्ति आंदोलन को पाकिस्तान के जातीय आधार पर बिखरने की शुरुआत माना जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में भी भारी उथल पुथल है, उधर पीओजेके में भी असंतोष बढ़ रहा है। पीओजेके की बगावत में मुनीर की गोलियां भी फेल हो गई हैं। बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक सुलग रही बगावत की आग ने मुल्ला मुनीर और उनकी बुज़दिल फौज के उस खोखले चेहरे को बेनकाब कर दिया है, जो अब अपने ही अंत की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रही है। आज बलूचिस्तान से उठती आवाजें मुनीर के लिए सिर्फ एक चुनौती नहीं, बल्कि पाकिस्तान के पूरे फौजी निजाम के लिए खतरे की घंटी बनती जा रही है। ऐसे में मुल्ला मुनीर चाहे जितने ऑपरेशन का ऐलान कर ले, शहबाज चाहे जितने बेबुनियाद आरोप लगाए, सवाल अब सिर्फ यही है कि अगर बगावत का ये सिलसिला यूं ही बढ़ता रहा तो क्या पाकिस्तान के पास उसे संभालने की ताकत भी बचेगी। सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि मुनीर बगावत को कैसे कुचलेगा, सवाल ये है कि पाकिस्तान खुद को कैसे बचाएगा। क्योंकि अगर बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध भी बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान से अलग हो जाएं, तो वो एक छोटा सा राज्य भर रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। पाठशाला की एक्स्ट्रा क्लास में अब भारत के डिफेंस पावर पर गर्व करने वाला वो पाठ जिसकी गूंज दुनिया को एक बार फिर से नए अंदाज में सुनाई दे रही है, जिस पर पाकिस्तान झुंझला रहा है और चीन बिलबिला रहा है। क्योंकि चीन के बूते भारत के खिलाफ जिन हवाई साजिशों को पाकिस्तान रच रहा था, जिनकी तैयारियां कर रहा था, भारत ने एक झटके में उसकी हवा निकाल दी है। पाठशाला की एक्स्ट्रा क्लास में अब देखिए वो डिटेल्ड रिपोर्ट जिसे देखकर आप अपने देश पर फख्र करेंगे और पाकिस्तान के फर्जीवाड़े पर मुस्कुरा उठेंगे। मिशन सुदर्शन चक्र को नई धार,
भारत का स्वदेशी S-400 तैयार। वर्ल्ड डिफेंस डील का नया फैक्टर, मेक इन इंडिया का चमकीला चैप्टर। पाकिस्तान को अंदर खाने भारी डर, हवाबाजी दिखाएं शहबाज के मिनिस्टर। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों बुरी तरह पिटा पाकिस्तान, मेक इन इंडिया वाली नई खबर से सदमे में है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 2025 में लाल किले के प्राचीर से मिशन सुदर्शन चक्र का ऐलान किया था। अब उसके नए घातक हथियारों की झलक भारत ने दिखा दी है। 23 जुलाई 2026 को लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल कुशा के कामयाब परीक्षण का ऐलान किया गया और तभी से पाकिस्तान में अंदर खाने बौखलाहट है। 400 किलोमीटर तक अचूक वार की क्षमता वाली इस सुपरसोनिक मिसाइल ने ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से उड़ान भरी और पलक झपकते ही तय टारगेट को नस्तनाबूद कर दिया। बस इसी खबर से पाकिस्तान के माथे पर बल पड़ गया, क्योंकि कुशा की कामयाबी का सीधा मतलब भारत के एयर डिफेंस का तीनों लेयर पूरी तरह से अभेद्य बन जाना है। मिशन सुदर्शन चक्र के हवाई सुरक्षा कवच का परिपूर्ण हो जाना है। न्यूज की पाठशाला के एक्स्ट्रा क्लास में आज आपको पूरा चैप्टर और हर एक पॉइंटर बारीकी से समझना चाहिए। दुश्मन के हवाई हमलों को नाकाम करने के लिए भारत ने 3 लेयर का एयर डिफेंस सिस्टम बना रखा है। पहला, 70 किलोमीटर की रेंज वाला शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस। भारत के पास इसका महाबली मिसाइल सिस्टम है, आकाश, और उसका नया वेरिएंट आकाश NG। यह 25 किलोमीटर से 70 किलोमीटर तक मार करने वाला स्वदेशी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और ध्वनि की रफ्तार से 2.5 से 3.5 गुना यानी कि 3.5 मैक तक की रफ्तार वाला है। दूसरा, 100 किलोमीटर की रेंज वाला मीडियम एयर डिफेंस सिस्टम MRSAM है। यह सुपरसोनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी स्वदेशी है। ध्वनि की रफ्तार से 2 गुनी यानी कि मैक 2 से दुश्मन पर यह वार करता है। यह भी आत्मनिर्भर भारत का चेहरा है। तीसरा, रूस का S-400 मिसाइल, जो भारत का लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। 400 किलोमीटर के रेडियस में हवाई सुरक्षा यह देता है। मेक इन इंडिया ने कामयाबी का नया चैप्टर लिखा। कुशा उसका चेहरा है। उसे भारत का स्वदेशी S-400 कहा जा रहा है। अब इसके पीछे की वजह क्या है, यह भी आपको समझाते हैं। रूस के S-400 की तरह कुशा भी 400 किलोमीटर के रेंज में बेहद मारक है। इस सुपरसोनिक मिसाइल की रफ्तार 5.5 मैक यानी कि आवाज की गति से 5.5 गुना ज्यादा है। दुश्मन का क्रूज या बैलिस्टिक मिसाइल हो, फाइटर जेट या स्टिल्थ एयरक्राफ्ट हो या स्वॉर्म ड्रोन अटैक हो, कुशा सबसे कारगर तरीके से निपटने के लिए बनाया गया है। बड़ी बात यह कि इसके 3 इंटरसेप्टर मिसाइल वेरिएंट M1, M2 और M3 बनाने की तैयारी है। ये तीनों वेरिएंट 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 400 किलोमीटर की दूरी में 3 लेयर में एयर डिफेंस की गारंटी बनेंगे। और कुशा को महारथी बनाता है इसका एडवांस रडार सिस्टम AESA यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे। यह एडवांस रडार सिस्टम एक ही समय में दुश्मन की 300 मिसाइलों और विमानों को ट्रैक कर उन पर सटीक वार कर सकता है। बड़ी बात यह है कि स्वदेशी तकनीक से बना एडवांस रडार AESA दुश्मन के जैमिंग सिस्टम को नाकाम करने में भी पूरी तरह से सक्षम है। इसीलिए दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ अभी से कह रहे हैं, युद्ध की स्थिति में कुशा मिसाइल सिस्टम दुश्मन के हाई वैल्यू टारगेट को ध्वस्त करने में बेहद कारगर साबित होंगे। दुश्मन की अवॉक्स यानी कि हवाई चेतावनी वाले विमान, हवा में ईंधन भरने वाले टैंकर विमानों और स्टेल्थ फाइटर जेट को भारतीय सीमा के बहुत बाहर ही ये गिरा देगा। इन्हीं वजहों से कुशा मिसाइल एयर डिफेंस को भारत का अपना आयरन डोम माना जा रहा है, जो रणनीतिक रूप से भारत के दुश्मनों में सबसे बड़ा डेटोरेंस, बड़ा डर पैदा करेगा। चीन और पाकिस्तान दोनों पड़ोसियों की मिसाइलों और फाइटर जेट्स के लिए भारतीय हवाई सीमा में घुसने की कल्पना भी ये मुश्किल कर देगा। इसके साथ में राडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स, कंट्रोल सिस्टम, मिसाइल, ये सब पूरा का पूरा हमने ये हमारे पास में पूरा कंप्लीट है। बड़ी बात यह है कि कुशा के सफल परीक्षण ने यह तय कर दिया है कि रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पर भारत को अब पूरी तरह से निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। सेना में कुशा का इंटीग्रेशन होने से भारत की विदेशी हथियारों पर निर्भरता कम होगी, अरबों डॉलर की बचत होगी और स्वदेशी तकनीक होने के चलते किसी तरह के अड़ंगे की गुंजाइश भी खत्म हो जाएगी।
वैसे रूस के S-400 के साथ कुशाक कितनी घातक जोड़ी बनेगी, इसकी कल्पना अभी से पाकिस्तानी हुक्मरानों को झुंझला रही है। ब्रह्मोस ने तो पहले से ही पाकिस्तान की नींद उड़ाकर रखी थी, चीन का चैन छीन रखा था। अब उन्हें अपनी कनपट्टी पर कुशाक का ट्रिगर भी महसूस हो रहा है। यही वजह है कि कुशाक के परीक्षण की खबर मिलते ही पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ऊल जुलूल बयान देने लगे। उनका ताजा बयान सुनिए, जो उन्होंने खास तौर से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर दिया। ख्वाजा आसिफ पाकिस्तानी मीडिया में फर्जी आरोप लगा रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के छोटे छोटे शहरों को टारगेट करने की प्लानिंग कर रहा है। ख्वाजा आसिफ को ऐसी गीदड़ भपकियों वाला दांव आजमाने की जरूरत क्यों पड़ गई? न्यूज की पाठशाला की एक्स्ट्रा क्लास में आपको उसका भी गणित समझा देते हैं। कुशाक की 400 किलोमीटर की रेंज का मतलब पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, पाकिस्तान फौज का हेडक्वार्टर रावलपिंडी से लेकर पंजाब और सिंध तक उसकी सीधी मार है। दूसरा, पाकिस्तान कहीं से भी मिसाइल दागे, कुशाक उसे भारत की सीमा में आने से पहले ही ध्वस्त करने के लिए तैयार हो जाएगा। और तीसरा, पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम अधिकतम 3 मैक तक के मिसाइल अटैक जैसे तैसे रोक पाता है। कुशाक की रफ्तार उससे लगभग डबल है, 5.5 मैक। पाकिस्तान ने अपने बचाव के लिए चीन से खास तौर से एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 खरीदा था। बड़ी बात यह है कि कुशाक की मार से वो भी पाकिस्तान को नहीं बचा सकता है। इन बातों की चर्चा पाकिस्तानी आवाम के बीच शुरू हो चुकी है। जाहिर है ऐसे में पाकिस्तान की सरकार और फौज के लिए कुशाक की काट का जवाब देना मुश्किल है। इसी से बचने के लिए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री फर्जी गीदड़ भपकी वाले बयान दे रहे हैं। हालांकि वो साफ तौर से मान भी रहे हैं कि पाकिस्तान के शहर कुशाक की मार से नहीं बचने वाले। कुशाक मिसाइल के कामयाब परीक्षण ने भारत को वर्ल्ड एयर डिफेंस के एलीट क्लब में शामिल कर दिया है, और ये बात भी पाकिस्तान अच्छे से समझता है। रूस, अमेरिका, इजराइल, चीन और यूरोपीय यूनियन के देश, फ्रांस, इटली, दुनिया की यही चुनिंदा देश हैं जिनके पास अपनी लॉन्ग एयर डिफेंस तकनीक है। प्रोजेक्ट कुशाक की कामयाबी के साथ भारत भी इस एलीट क्लब का हिस्सा बन चुका है। ये लॉन्ग रेंज एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत की सेना का हिस्सा बनेंगे तो सीधे भारतीय वायुसेना के IACCS यानी कि इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से जुड़ेंगे, जिससे रडार से लेकर मिसाइल फायर तक सारा काम पूरी तरह से ऑटोमेटिक हो जाएगा। इस तरह कुशाक मिसाइल सिस्टम भारतीय सेना को दूर से आने वाली हवाई खतरों का समय रहते पता लगाने और उन्हें लक्ष्य तक पहुंचाने से पहले ही नेस्तनाबूद करने की जबरदस्त ताकत देगा। और ये तो पहले से ही साफ है कि मिशन सुदर्शन चक्र के तहत कुशाक की तैनाती खास तौर से भारत के प्रमुख शहरों, परमाणु संयंत्रों, सैन्य ठिकानों और रणनीतिक बुनियादी ढांचों को अभेद्य सुरक्षा देने और उनका हवाई सुरक्षा कवच तैयार करने की होगी। कुशाक मिसाइल सिस्टम नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर में कैसे भारत के एयर डिफेंस की नई ताकत बनने वाला है। वैसे कुशाक मिसाइल का सफल परीक्षण पीएम मोदी के मेक इन इंडिया अभियान की अकेली चमकदार कहानी नहीं है। इसी 22 जुलाई को भारत ने समंदर में दुश्मन की नापाक चाल को देखते हुए अपने महाबली युद्धपोत INS मालवन को उतार दिया, जिससे दुश्मन हैरान परेशान है। समंदर में अब ड्रैगन के सामने दहाड़ने के लिए ये मेड इन भारत सबमरीन किलर उतर चुका है। INS मालवन ने भारतीय नौसेना में पुराने हो चुके सोवियत मूल के अभय क्लास कार्वेट्स की जगह मोर्चा संभाला है। समंदर की लहरों के नीचे छिपे हर नापाक चाल को निस्तोनाबूद करने के लिए भारतीय नौसेना के बेड़े में एक ऐसा स्वदेशी शिकारी शामिल होने जा रहा है जो दुश्मन की पनडुब्बियों का गहरे समंदर में शमशान बना देगा। INS मालवन एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप है। ये माहेक श्रेणी का दूसरा युद्धपोत है जिसका काम कम गहरे पानी में दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाना और उन्हें नष्ट करना है। करीब 80% स्वदेशी तकनीक से बना INS मालवन माइन बिछाने में मास्टर और घातक रॉकेट टॉर्पीडो से लैस है। इसमें RBU 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर और 2 ट्रिपल ट्यूब लाइटवेट टॉर्पीडो लॉन्चर्स लगे हुए हैं। ये समंदर में गुप्त तरीके से बारूदी सुरंगें बिछाने वाली रेल्स से भी लैस हैं। इसमें 30 mm क्लोज इन वेपन सिस्टम यानी कि CRN-91 नेवल गन और 2 12.7 mm की रिमोट कंट्रोल्ड गन्स लगी हुई हैं। इसमें भारत में ही विकसित अभय सोनार और लो फ्रीक्वेंसी वेरिएबल डेप्थ सोनार लगा है जो पानी के नीचे छिपे दुश्मन के सबमरीन्स को आसानी से ढूंढ निकालता है। बड़ी बात यह है कि INS मालवन का ड्राफ्ट महज 2.7 मीटर है।
इसीलिए बड़े युद्धपोतों के मुकाबले आईएनएस मालवन दुश्मन के समुद्री किनारों और बंदरगाहों के बेहद करीब जाकर ऑपरेशन कर सकता है। अपनी वाटर जेट तकनीक की वजह से पानी के नीचे इतनी खामोशी से आगे बढ़ता है कि दुश्मन को भनक तक नहीं लगती। कुल मिलाकर कहिए तो आईएनएस मालवन के रूप में भारत ने समंदर में दुश्मन का काल उतार दिया है। यह रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होते भारत की जीती जागती मिसाल है। हिंद महासागर में चीनी पनडुब्बियों की बढ़ती घुसपैठ और पाकिस्तान की साजिश को काउंटर करने के लिए नौसेना को एक ऐसे साइलेंट हंटर की जरूरत थी जो तटीय पानी, बंदरगाहों के प्रवेश द्वार और द्वीपों के पास तैनात रह सके। जब खुद हम चीज़ बनाएंगे, उसका डिज़ाइन खुद करेंगे, हम उसके अंदर जो यंत्र हैं वो हमारे अपने होंगे, सारा कुछ अपना होगा, तो उसमें हमें किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। हम जितने मर्जी उसको डेवलप करें, जितने मर्जी जहाज़ बनाएं उस हिसाब से, जितना मर्जी हम उसके अंदर यंत्र लगाएं, कोई भी उसमें रोक नहीं होगी। इसीलिए ये तभी एक रोबस्ट डिफेंस सिस्टम जो है। पिछले 11 वर्षों में हमारा डिफेंस प्रोडक्शन 3 गुना से ज्यादा हो गया है। पिछले साल तक ये रिकॉर्ड 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक पहुंच गया है।